दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने कई दशक बॉलीवुड में अपने बेहतरीन काम से सबको अचंभित किया, लेकिन शायद ऐसे अभिनेताओं को ज्यादा लाइमलाइट का मौका नहीं मिल पाया या उन अभिनेताओं ने जानबूझकर अपने को लाइमलाइट से दूर रखा। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने जा रहे हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन एक चेहरा जिसे आपने जरूर देखा होगा। बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हुए हैं जो अपनी निरंतर उपस्थिति और यादगार किरदारों के साथ हमारे अपने परिवारों में जाने पहचाने चेहरों की तरह बन गए। ऐसे ही एक कलाकार जिनका नाम था कृष्ण धवन साहब। हालांकि अक्सर सहायक भूमिकाओं में उनकी विशिष्ट उपस्थिति और बारीक अभिनय ने अनगिनत फिल्मों में गहराई और रंग भर दिए। आइए समय में पीछे बॉलीवुड के सुनहरे युग में कदम रखते हैं और कृष्ण धवन साहब को खोजने की कोशिश करते हैं, जिसने हर भूमिका को अविस्मरणीय बना दिया। कृष्ण धवन साहब का जन्म 1926 में बॉम्बे में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वह एक ऐसे समय में पले बढ़े जब भारत का फिल्म उद्योग अभी अपने पैर जमा रहा था। कृष्ण धवन साहब सिनेमा की हलचल से घिरे हुए थे। यही वह दुनिया थी जिसने उन्हें आकार दिया। आइए इस उल्लेखनीय और पहचाने जाने वाले अभिनेता के करियर पर एक नजर डालते हुए हमारे साथ जुड़ें। कृष्ण धवन साहब ने कहानी कहने के जुनून के साथ अपने अभिनय की यात्रा शुरू की। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ है, लेकिन अपने शिल्प के प्रति उनका समर्पण उस क्षण से स्पष्ट था जब उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। कृष्ण धवन साहब को कहानी कहने की कला से लगाव था और उनकी रेडियाइक आवाज शायद इसके लिए बनी भी थी। पर जैसे कई लोग जो एक शानदार हीरो बनने का सपना देखते थे, उनसे अलग कृष्ण धवन साहब को किरदार निभाने में अपना जुनून मिला। ऐसी भूमिकाएं जो किसी फिल्म में गहराई और सत्यता लाती थी। 1950 के दशक तक वे बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार थे। एक ऐसी दुनिया जो प्रतिस्पर्धी, ग्लैमरस और अवसरों से भरी थी। कृष्ण धवन साहब की पत्नी मुन्नी धवन जी निर्देशक बप्पी सोनी जी की बहन थी, जो उन्हें बॉलीवुड के इनर सर्कल से जोड़ती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बप्पी सोनी जी और मुन्नी सोनी जी को पृथ्वीराज कपूर साहब ने बचपन में गोद लिया था। धवन साहब का फिल्मों में प्रवेश कोई परिकथा नहीं था। उन्होंने छोटी शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिभा और समर्पण ने जल्द ही उन्हें निर्देशकों के बीच पसंदीदा बना दिया। कृष्ण धवन साहब को 1950 के दशक में देव आनंद इन गोवा, जिसको फरार के नाम से भी जाना जाता है, जैसी फिल्मों से बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें उन्होंने करिश्माई देव आनंद साहब के साथ एक छोटी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। लेकिन 1963 में जब उन्होंने एक डकैत ड्रामा फिल्म मुझे जीने दो में काम किया, तब धवन साहब ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। सुनील दत्त साहब अभिनीत ये फिल्म एक बेहतरीन कृति थी और धवन साहब की सहायक भूमिका ने इस फिल्म में भावनात्मक प्रामाणिकता की एक परत जोड़ दी। धवन साहब ने अपने करियर की शुरुआत ऐसे समय में की जब चरित्र अभिनेता कई फिल्मों की रीढ़ थे, जो कहानी में महत्वपूर्ण परतें जोड़ते थे। उनकी शुरुआती भूमिकाएं हालांकि शायद बहुत छोटी थीं, लेकिन एक प्राकृतिक प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों को रूप देने की क्षमता को दर्शाती थी। कृष्ण धवन साहब ने खुद को जल्द ही एक भरोसेमंद और बहुमुखी चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया। वह हमेशा हीरो या विलन नहीं थे, लेकिन वह एक मित्र, समझदार चाचा, सख्त पिता और कभी-कभी हास्यपूर्ण किरदार थे। एक ऐसे किरदार जिन्होंने फिल्म की दुनिया को वास्तविक और भरोसेमंद बना दिया। उनकी ताकत हर भूमिका में प्रामाणिकता लाने की थी। चाहे स्क्रीन पर कितना भी समय क्यों ना हो, एक अलग आवाज और एक्सप्रेसिव आंखों के साथ वे कुछ ही पंक्तियों या एक सूक्ष्म हाव भाव से भावनाओं और इरादों का खजाना व्यक्त कर सकते थे। वे धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे, जिसे देखने के लिए दर्शक उत्सुक रहते थे। 1970 के दशक तक धवन साहब एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता बन चुके थे। मनोज कुमार साहब द्वारा निर्देशित 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने अस्तित्व और सपनों की कहानी में गंभीरता को बखूबी प्रस्तुत किया। किसी भी भूमिका में ढलने की उनकी क्षमता, एक सख्त पिता, एक वफादार दोस्त या यहाँ तक कि एक चालाक नकारात्मक किरदार ने उन्हें निर्देशकों का एक पसंदीदा अभिनेता बना दिया। धवन साहब 1975 में फिरोज खान साहब की स्टाइलिश फिल्म धर्मात्मा में भी दिखाई दिए।
जिससे साबित हुआ कि वे एक्शन से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में धवन साहब का अभिनय इतना दिल को छू लेने वाला था कि दर्शकों की आंखें नम हो जाती थी, जिससे उनकी छवि एक बेहतरीन कलाकार के रूप में स्थापित हो गई। धवन साहब को लंबे संवादों या नाटकीय क्लोजअप की जरूरत नहीं थी, बस एक नजर या हाव भाव से वे किसी किरदार की पूरी कहानी बयां कर सकते थे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। धवन साहब की 120 से अधिक लंबी फिल्मोग्राफी के कारण उनकी हर फिल्म को सूचीबद्ध करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी कई भूमिकाएं विशेष रूप से यादगार हैं। उदाहरण के लिए 1982 की फिल्म विधाता, जिसमें उन्होंने दिलीप साहब और संजय दत्त के साथ काम किया था, और इसमें धवन साहब की भूमिका ने एक जबरदस्त भावनात्मक वजन जोड़ा। उनके पास छोटे से दिखने वाले किरदार को भी स्थायी छाप छोड़ने का हुनर था, चाहे वे कॉमिक रिलीफ ही क्यों न प्रदान कर रहा हो, या किसी गंभीर दृश्य में गंभीरता का स्पर्श जोड़ रहा हो, या बस बैकग्राउंड में एक विश्वसनीय उपस्थिति प्रदान कर रहा हो। बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ उनके सहयोग ने उन्हें एक सम्मानित और लोकप्रिय चरित्र अभिनेता के रूप में और भी मजबूत किया। उन्होंने दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी अनूठी शैली और उपस्थिति के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई। कृष्ण धवन साहब की फिल्मोग्राफी बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का खजाना है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब और जीनत अमान जी जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर किया। आइए उनकी कुछ बेहतरीन भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे 1976 की फिल्म काली चरण, जिसमें धवन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ दिखाई दिए, जिससे साबित हुआ कि वे एक्शन फिल्मों में भी चमक सकते हैं। फिर 1983 की फिल्म कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में धवन साहब की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका ने दिल को छू लिया। 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर साहब द्वारा निर्देशित इस फिल्म में धवन साहब की जटिल भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को बखूबी दर्शाया गया। उनके करियर की अन्य बेहतरीन फिल्मों में 1972 की फिल्म शोर और आंखों आंखों में, फिर 1976 में महाचोर और 1986 में प्यार के दो पल जैसी फिल्में शामिल हैं। मजेदार बात यह है कि उनकी फिल्मों में 2 गाने उन पर फिल्माए गए थे, जो दिखाते हैं कि वे धुन के साथ साथ दृश्य को भी बखूबी निभा सकते थे। 1966 की फिल्म तीसरी कसम का गीत चलत मुसाफिर उनके ऊपर ही फिल्माया गया था, जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं। धवन साहब ने विभिन्न विधाओं में काम किया, सामाजिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक गाथाओं तक। उन्होंने बॉलीवुड के बदलते परिदृश्य के हिसाब से खुद को सहजता से ढाल लिया। धवन साहब प्रसिद्धि के लिए नहीं बने थे, वे एक शिल्पकार थे जो ऐसे किरदार गढ़ते थे जो वास्तविक लगते थे, चाहे उनके पास 5 मिनट हो या 5 दृश्य। वे हर पल को यादगार बनाते थे। धवन साहब को सिर्फ एक ही तरह की भूमिका में नहीं बांधा गया, वे हास्य और नाटकीय भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव कर सकते थे। व्यक्तित्व के अलग अलग रंगों वाले किरदार निभा सकते थे। खुश मिजाज दोस्त से लेकर सख्त मुखिया तक उन्होंने अपने हर किरदार में एक अलग स्वाद भरा। अपने करियर के बाद के दौर में भी धवन साहब स्क्रीन पर एक जानी पहचानी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। उन्होंने फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को अपनी प्रतिभा का योगदान देना जारी रखा और अपने पीछे काम का एक विशाल और प्रभावशाली संग्रह छोड़ गए। हालांकि वे हमेशा सुर्खियों में नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण था। वे उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने बॉलीवुड के समृद्ध आकार को बनाने में मदद की, जिससे उनकी मौजूदगी से हर फिल्म थोड़ी और पूरी हो गई। कैमरे से दूर धवन साहब एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि उनकी शादी मुन्नी धवन जी से हुई थी, जिनके भाई बप्पी सोनी साहब एक बड़े निर्देशक थे, जिससे धवन साहब बॉलीवुड के घनिष्ठ समुदाय से जुड़े रहे। उनके बेटे दिलीप धवन ने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया, फिल्मों और टीवी में एक प्रिय अभिनेता बन गए, जिन्हें नुक्कड़ में गुरु के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। धवन साहब की आखिरी फिल्म 1997 की फिल्म आखिरी संघर्ष रही, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई। दुख की बात यह है कि कृष्ण धवन साहब का निधन 20 मई 1994 को मुंबई में 68 वर्ष की आयु में हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। उनके बेटे दिलीप धवन ने एक बार अपने पिता की छाया से बाहर निकलने की चुनौती के बारे में बात की थी और कई बेहतरीन फिल्मों जैसे अरविंद देसाई की अजीब दास्तान और एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम भी किया। पर अफसोस दिलीप धवन का निधन भी
कृष्ण धवन साहब के निधन के कुछ साल बाद हो गया था। हालांकि कृष्ण धवन साहब के बेटे दिलीप धवन ने खुद 35 से अधिक फिल्मों में काम किया था। यह कृष्ण धवन साहब के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है कि वे अपने शांत तरीके से एक दिग्गज थे। कृष्ण धवन साहब शायद हर किसी के दिमाग में तुरंत आने वाला नाम ना हो, लेकिन उनका चेहरा निसंदेह अनगिनत बॉलीवुड प्रशंसकों की यादों में बसा हुआ है, जिस वजह से हमें भी ये एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिली। वे फिल्मों को वास्तव में यादगार बनाने में चरित्र अभिनेताओं की शक्ति के प्रमाण थे। सुपरस्टार और सोशल मीडिया के युग में कृष्ण धवन साहब का करियर हमें सूक्ष्मता की शक्ति की याद दिलाता है। वे सुर्खियों या पुरस्कारों का पीछा नहीं कर रहे थे, वे कहानियां सुना रहे थे। विधाता और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की वजह से आज भी लोगों की नजरें उन पर टिकी हैं, क्योंकि वे ईमानदार और दिल से किए गए थे। आइए कृष्ण धवन साहब के योगदान को याद करने और उनकी सराहना करने के लिए कुछ पल निकालें। वह जाना पहचाना चेहरा जिसने अपनी निरंतर प्रतिभा और यादगार किरदारों से बॉलीवुड की दुनिया को समृद्ध किया। धवन साहब की कहानी हर उस किरदार अभिनेता को श्रद्धांजलि है जो सिनेमा को जादुई बनाता है। तो अगली बार जब आप कोई बॉलीवुड क्लासिक देखें तो बैकग्राउंड में उस जाने पहचाने चेहरे को देखें। वे कृष्ण धवन साहब हैं जो एक एक सीन में आपका दिल जीत रहे हैं। दोस्तों, अगर कृष्ण धवन साहब की कहानी ने आपको छुआ है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने बॉलीवुड प्रेमियों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट में बताएं कि कृष्ण धवन साहब की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है। भारतीय सिनेमा की और भी अनकही कहानियों के लिए फिल्मी सेपियन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलें। अगली बार तक बॉलीवुड का जादू बरकरार रखें और सिनेमा के जादू का जश्न मनाते रहें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।